बॉन्ड न्यू एडिशन। इसका हम खोलेंगे यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको पता ही होगा एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेस, मतलब कि जो गैसेस की लेयर्स हैं अराउंड हमारे प्लैनेट के, यहाँ पे किसी भी हेवनली बॉडी जस्ट लाइक अदर प्लैनेट्स, तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये क्या है? लेयर ऑफ गैसेस। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, उसमें क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उसके सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो पेज नंबर इज़ 54 and our topic is composition of atmosphere. An atmosphere is a layer of gases surrounding a planet or some other heavenly body that is held in place by gravity of the planet. When gravity is high and temperature is low as that on earth, it helps to इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से मुराद है कि ऐसी लेयर ऑफ गैसेस एक प्लैनेट के गिर्द, यहाँ पे कोई हेवनली बॉडी के गिर्द जो कि अपनी प्लेस पे है, अपनी जगह पे मूव कर रही है, खड़ी हुई है ग्रेविटी की वजह से। तो जब ग्रेविटी हाई होती है, टेम्परेचर लो होता है, जैसे कि अर्थ में, इट हेल्प्स टू कीप द एटमॉस्फेयर एंड गैसेज इट कंप्राइजेज ऑफ अराउंड द प्लैनेट इन इट्स प्लेस। तो जब ग्रेविटी और टेम्परेचर बैलेंस रहता है, यानी ग्रेविटी हाई रहती है, टेम्परेचर लो रहता है, तो ये हेल्प करता है एटमॉस्फेयर को और उसकी गैसेस को अपनी अपनी प्लेस पे रहने को। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। Contrary to what we might think, Earth's atmosphere consists most of gas, nitrogen, along with few other gases like oxygen and carbon dioxide, and other gases in small amount. कह रहे हैं कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है ये कंसिस्ट करती है किसके ऊपर? नाइट्रोजन और अलॉन्ग विद अदर गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल अमाउंट। Even though we need oxygen to live, it seems it is smaller quantity in our atmosphere compared to nitrogen. कह रहे हैं जैसे कि हमें हालांकि रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी अमाउंट नाइट्रोजन की निस्बत कम है, मतलब कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। Our Earth atmosphere is clearly dominated होता है ज़्यादा ज़ाहिर होना, इस चीज़ का किसी चीज़ पे ज़्यादा गलबा होना। Dominated by nitrogen, which is about 78%, followed by oxygen, which is about 21%, and only 1% of third gas is known as argon. कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जस्ट 21% है, जबकि नाइट्रोजन 78% है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, और जबकि अदर गैसेस, थर्ड गैस जो है आर्गन, वो बस 1% है। Allah has kept this wonderful balance of Earth's atmosphere for living things to survive on Earth. Every living thing and every organism get the combination of gases it needs for its survival and well-being. कहते हैं अल्लाह ने वंडरफुल यानी बहुत ही ज़बरदस्त हैरान कुन बैलेंस रखा हुआ है गैसेस का हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, कि जितने लिविंग थिंग्स को जो गैस की ज़रूरत होती है वो उसको मिल जाती है। जैसे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उन सबको हमारे एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। As we know, oxygen is used by us and most other organisms for respiration. Plants, algae and other vegetation also needs carbon dioxide for making their food, Plants, algae and other vegetation also need carbon dioxide for making their food, which is called photosynthesis. कह रहे हैं कि plants, algae and other vegetation, दूसरे जो सब्ज़े होते हैं उनको ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की अपना खाना बनाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं photosynthesis. Other than providing these gases, which are essential for survival of all living, including human on Earth, and the atmosphere also protects living organisms from genetic and physical damage like skin cancer caused by solar ultraviolet radiation, solar wind and comet rays. कह रहे हैं कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें देती है, ये गैसेस वगैरह देती है, उसी तरह ये हमारे जो है ना ये प्रोड्यूस करती है जेनेटिक एंड फिज़िकल डैमेज। जेनेटिक होता है कि अंदरूनी हमें जो अंदर का हमारा डैमेज करती है, और फिज़िकल या बाहर का हमें डैमेज करती है, जैसे कि स्किन कैंसर काज होता है सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोलर विंड एंड कॉमिक रेज से, जैसे कि सूरज से निकलने वाली शुआओं से, ये सूरज की शुआओं की नाम है,
हमें जो प्रॉब्लम्स काज होती हैं, जो हमें डैमेज होते हैं, ये वो भी प्रोड्यूस होते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर किस पे कंसिस्ट करता है, लेयर ऑफ गैसेस। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर्स विच इज़ डिफर इन प्रॉपर्टीज सच एज कंपोजिशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो कंसिस्ट करती हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे कि है कंपोजिशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। द 5 मेन लेयर्स, 5 मेन लेयर्स कौन सी हैं? एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ये आपने अच्छे से याद करनी है और ये भी याद करना है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। मीन्स के 700 to 10,000 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर है, देन 80 to 700 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर है, देन मीजोस्फेयर है 50 to 80 किलोमीटर, देन स्ट्रेटोस्फेयर है 12 to 50 किलोमीटर, देन ट्रोपोस्फेयर है 0 to 12 किलोमीटर तक। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे इन लेयर्स की खसूसियात, यहाँ के इन लेयर्स में क्या क्या है। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये हमारा डायग्राम। इसमें क्या है? द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी है? थर्मोपॉज, यानी इसकी ही है। सबसे पहली लेयर हमारी वैसे ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ से स्टार्ट होती हैं लेयर्स हमारी फर्स्ट वाली। सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। और ये इनके मीटर्स हैं किधर किधर तक ये फैली हुई हैं लेयर्स। और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है, और थर्मोस्फेयर के अंदर आयनोस्फेयर है, और ये ऊपर एक्सोस्फेयर है। ये लेयर्स जो आपने याद रखनी है किसके अंदर है? आयनोस्फेयर किधर है, ओजोन किधर है, और एक्सोस्फेयर ऊपर, ये लास्ट वाली हमारी लेयर है। नेक्स्ट हम बारी बारी इनके बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर। एज वी कैन सी इन द अबव डायग्राम, द फर्स्ट लेयर दैट वी इनकाउंटर लिविंग ऑन अर्थ इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द बॉटम ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। कह रहे हैं कि जब हम अर्थ में एंटर होते हैं तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है, जैसे कि डायग्राम में थी, फर्स्ट लेयर क्या थी? ट्रोपोस्फेयर। और ये बिल्कुल अर्थ के बॉटम में है, स्ट्रेटोस्फेयर के पहले। 3/4 ऑफ एटमॉस्फेयर्स मास resides within the troposphere in the layer within which the Earth's weather develop। इधर अर्थ का वेदर जो सा है वो डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसके से क्लाउड्स आते हैं, बारिश होती है, वो सारा कुछ, यहाँ गर्मी होती है। द डेप्थ ऑफ दिस लेयर वेरीज बिटवीन 17 किलोमीटर टू इक्वेटर टू 7 किलोमीटर एट पोल्स। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। एज यू कैन सी स्ट्रेटोस्फेयर, the stratosphere extends from the top of the troposphere to the bottom of the mesosphere। ऐसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर के बाद है, एंड द मेसोस्फेयर के सेंटर में है, जो कि थर्ड लेयर है। द कंटेन्स द ओजोन लेयर्स। मैंने पहले कहा था, आपने याद रखना है कौन ओजोन लेयर कंटेन करता है, कौन आयनोस्फेयर कंटेन करता है। सो दिस इज़ स्ट्रेटोस्फेयर है जो कि ओजोन लेयर कंटेन करता है, विच रेंजेस इन एल्टीट्यूड बिटवीन 5 and 35 किलोमीटर। दिस इज़ वेयर द मोस्ट हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन इज चेक्ड एंड ऑब्जॉर्व्ड। ये वो जगह है, ओजोन लेयर वो जगह है जहाँ पे हमारे सन से मिलने वाली शुआएँ निकलती हैं, ऑब्जॉर्व होते हैं यहाँ पे। डैमेज टू दिस ओजोन वुड रिजल्ट इन हार्मफुल रेडिएशन रीचिंग अस एंड काजिंग डिजीजेस। कह रहे हैं कि अगर हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो जाए या इसको कोई इफेक्ट हो जाए तो ये हमें क्या करेगा? हार्मफुल इफेक्ट देगा, जैसे कि रेडिएशन जो सी हैं, शुआएँ जो सी हैं, वो नीचे आएंगी और हमें डिफरेंट बीमारियाँ और डिफरेंट किस्म के डैमेज देंगी। दैन है मीजोस्फेयर। जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था, मीजोस्फेयर कहाँ पे था? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर और थर्मोस्फेयर के दरमियान में। The top of mesosphere ranges from 50 to 85 kilometer, and it is a layer where in most metros
Next, move on to our next page 56. Entering the Earth's atmosphere are burnt before reaching the surface of Earth, which would be otherwise cause much damage on our Earth planet. कह रहे हैं कि ये वो जगह है मीजोस्फीयर की, वहाँ जहाँ पे जो मीट्रोज हैं जो कि हमें नुकसान पहुँचा देते हैं, वो जब अर्थ में एंटर होने लगते हैं तो उनको वहाँ पे जला दिया जाता है, वरना वो हमें क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डैमेज देंगे अर्थ को, हमारे प्लानट को। ये वो निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है गैसेस का, डिफरेंट चीज़ों का, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। और अगर इनको डैमेज पहुंच जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे नुकसान होंगे, जैसे स्किन कैंसर वगैरह और बहुत सारा। दैन है थर्मोस्फीयर। द थर्मोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 85 किलोमीटर्स टू द बेस ऑफ द एग्जॉस्फीयर एट 690 किलोमीटर एंड कंटेन्स आयनोस्फीयर, अ रीजन वेयर द एटमॉस्फेयर इज आयनाइज्ड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब मैंने कहा था याद रखना है, आयनोस्फीयर कहाँ पे है, थर्मोस्फीयर के अंदर। और ये वहाँ ये वो रीजन है जहाँ पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो आयनाइज होती हैं, यहाँ पे रहती हैं। द आयनोस्फीयर इंक्रीजेज इन थिकनेस एंड मूव क्लोजर टू द अर्थ ड्यूरिंग द डे एंड राइजेज एट नाइट। दिस अलो द फ्रिक्वेंसीज ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन अ ग्रेटर रेंज। The Kármán line is the border of the Earth's atmosphere and the outer space located within the thermosphere at an altitude of 100 km. थर्मोस्फीयर के अंदर क्या है, आयनोस्फीयर है, ये आपने याद रखना है। और ये यहाँ पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो क्या होती हैं, आयनाइज होती हैं, और ये रात के वक्त क्या हो जाता है, थिक हो जाता है और अर्थ के ज़्यादा क्लोज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन है, जो ज़्यादा फैल सकती है फ्रिक्वेंसी, यानी इसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है एग्जॉस्फीयर। दिस इज़ आवर लास्ट लेयर। द एग्जॉस्फीयर इज़ लोकेटेड डायरेक्टली अबव द थर्मोस्फीयर एंड बिगेन्स फ्रॉम 690 to 1000 km above the surface. It is the uppermost layer where the atmosphere thins out and merge with interplanetary space. ये वो जगह है जहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है, यानी वहाँ पे जाके वो फैल जाता है, यानी उसके साथ मर्ज हो जाता है। और ये वो चीज़ है, ये आपने नोट कर लिया होगा कि ये वो चीज़ है जो हमारे प्लैनेट को स्पेस से आने वाली या सूरज से आने वाली शुआओं से, बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं। और अगर इनको डैमेज हो जाए तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस चैप्टर को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। जो समझना है ये वीडियो को बार बार देखें। और उसके अलावा अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो अपनी नोटबुक्स को प्रिपेयर कर लें, ओपन कर लें। सो अपनी नोटबुक्स को ओपन करके जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप हमेशा से करते आए हैं, अपना जो होता है फर्स्ट पेज को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे आपने यूनिट नंबर लिखना है, देन आपने अपना चैप्टर नंबर लिखना है और लिखना है चैप्टर के कंटेंट्स क्या हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स किए हैं या हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं या हमने ऑब्जेक्टिव किया है, वो लिख लेना है कंटेंट्स में। देन आपने चैप्टर स्टार्ट करना है, यानी नेक्स्ट पेज स्टार्ट करना है। उसमें आपने सबसे पहले अपना डेटे मेंशन करना है, देन आपने अपना टॉपिक मेंशन करना है। टॉपिक आपका है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, देन आपकी एक्टिविटी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपने ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो कि मार्कर से लिखा जाएगा। देन आपका आंसर होगा जो कि इंक पेन से लिखा जाएगा, और इंक पेन आपका क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपने मेरी तरह पेज नंबर मेंशन नहीं कर देना, आपने क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर बुक से देख के अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा था, इसका आंसर है पेज नंबर 54 पे, लेकिन आपने मेरी तरह इस तरह नहीं लिखना, आपने प्रॉपर आंसर लिखना है। जैसे कि मैं आपको पहले करवाती आई हूँ, जैसे कि मैंने इधर इस क्वेश्चन का नीचे आंसर लिखा हुआ है, ऐसे ही आपने आंसर लिखना है, लेकिन ब्लू इंक पेन से। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 54। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फ्रॉम हियर एज यू कैन सी, यहाँ से द 5 मेन लेयर से लेकर 12 किलोमीटर तक, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये आपने अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लेना है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हियर व्हाट इज़ ट्रोपोस्फीयर।
अब हमने देखना है पेज नंबर 55 पे व्हाट इज़ ट्रोपोस्फियर। सो पेज नंबर 55 ओपन कर लें। सो हियर इज़ योर आंसर। पेज नंबर 55 पे है, यहाँ से आपका आंसर द फर्स्ट लेयर से लेकर ट्रोपोस्फियर तक, ठीक है। द फर्स्ट लेयर दैट वी इनकाउंटर लिविंग ऑन अर्थ इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ दैट एटमॉस्फेयर कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। बस इधर तक आपका क्या है, आंसर है। देन मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ थर्मोस्फेयर। तो ये है हमारा पेज नंबर 56। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 56। सो हियर इज़ आवर पेज नंबर 56। सो इसको आपने ध्यान से समझना है और फिर मेंशन कर लिखना है अपनी कॉपीज़ पे। सो समझना क्या है, सबसे पहले आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे थर्मोस्फेयर, लेकिन आपने ये अपनी नोटबुक्स पे लिखना है, नहीं कॉपीज़ पे। थर्मोस्फेयर कंटेन्स आयनोस्फेयर, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। थर्मोस्फेयर कंटेन्स आयनोस्फेयर्स। आगे क्या है, द आयनोस्फेयर इंक्रीजेज इन थिकनेस एंड मूव्स क्लोजर टू द अर्थ ड्यूरिंग द डे एंड राइजेज एट नाइट। दिस अलाउज सम फ्रिक्वेंसीज ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन एट अ ग्रेटर रेंज। यहाँ तक आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। थर्मोस्फेयर कंटेन्स आयनोस्फेयर, देन the ionosphere increases in thickness and moves closer to the earth during the day and rises at night. This allows some frequencies of radio communication a greater range. So ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। देन मूव ऑन, आपने इनको नोटबुक्स पे अच्छे से नोट कर लेना है। इसका आंसर है यहाँ से प्रेसिपिटेशन से, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 से। सेम ये होल पैराग्राफ है, देन ये भी होल पैराग्राफ है। इधर आपका थोड़ा चेंज है, ये लाइक ऑल फ्लूइड से लेके फिलिट तक, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेके बैरोमीटर तक, देन विंड का भी सेम जा रहा है। ये सेम पैराग्राफ होगा नेक्स्ट एनोमीटर तक, नेक्स्ट पेज के एनोमीटर तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो रहा है। अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो को अगेन देख लें। देन नेक्स्ट ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। देन आपका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए सेम आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, वहाँ पे अपना सेम जैसे रेडी करते हैं रेडी करेंगे। जस्ट आपका एक्टिविटी में ऑब्जेक्टिव आएगा। सबसे पहले आपका आता है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है द बल्ब इज़ फिल्ड विद लिक्विड यूजुअली डैश। डैश में क्या है, मरकरी है, यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ वाटर है, या नल। तो आपका आंसर है मरकरी। देयर आर मेनली डैश टाइप्स ऑफ टेम्परेचर 3, 10, 2, 4। द आंसर इज 2। नेक्स्ट है आपका थर्ड ऑप्शन, थर्ड आपका स्टेटमेंट द क्वांटिटी ऑफ वेपर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड डैश। फर्स्ट है आपका ऑप्शन है प्रिसेप्शन, humidity, air pressure, sunshine. So your answer is humidity. So your fourth statement is the hotness or coldness of weather is called dash. Option 1 temperature, option 2 summer, option C weather, option D winter. Your answer is temperature. So your fifth statement is the wind speed. It can be expressed in dash per hour, miles, meters, scale एंड एनोमीटर। तो आपने यहाँ पे लिखना है एनोमीटर। नेक्स्ट आपकी फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट होनी है, आपने ऊपर लिखना है फिलिंग द ब्लैंक्स। दैन आपकी फर्स्ट है द सेल्सियस स्केल इज फिक्स्ड बाय डैश पॉइंट्स। आंसर इज 2 पॉइंट्स। देन है द डैश कैन ओनली होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर्स। आंसर इज एयर। देन आपका थर्ड है द एयर इज़ नियरली ऑलवेज इन मोशन एंड दिस इज़ फेल्ट एज डैश। आंसर इज़ विंड। फोर्थ है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड डैश मेट्रोलॉजी। फिफ्थ है द स्केल इज़ डिवाइडेड इनटू डैश यूनिट्स। आंसर इज़ 100 यूनिट्स।
यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख लेना है और नीट करके लिखना है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइजेस या क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक्स के ऊपर मौजूद नहीं है। तो ये सब कुछ आपकी कॉपी पे अच्छे से नीट तरीके से मौजूद होना चाहिए। अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।